ये दृश्य है भारतीय वायुसेना दिवस का। वैसे तो पिछले 93 वर्षों से हर साल आज के दिन यानी 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये बेहद खास उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मौका था ऑपरेशन सिंदूर की सफलता एक बार फिर से याद कराने का। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के रुके हुए 5 महीने होने को है, लेकिन इस ऑपरेशन का दर्द, इस ऑपरेशन का खौफ अभी भी पाकिस्तान में बना हुआ है, जो उनके बयानों में साफ झलकता भी है। मसलन, अगर इस बार जंग हुई तो अंजाम ज्यादा बड़ा होगा। यह बयान है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। वजह भी है क्योंकि इससे पहले भारत के आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने कहा कि इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर जैसा संयम नहीं रखेंगे। इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो नक्शे पर बने रहना चाहता है या नहीं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान भविष्य के खतरे को भांपते हुए दुनिया भर में अपने दोस्त या फिर कहें कि मतलबी दोस्त तलाशने में जुटा हुआ है। इस कोशिश में पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जा बैठा। बात वहां तक तो चली आ रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान को अमेरिका अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने लगा है। अमेरिका के ही डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने पुष्टि कर दी है अब कि अमेरिका पाकिस्तान को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AIM-120 देगा। माना जा रहा है कि ये मिसाइल F-16 में लगेंगी और ये 100 किलोमीटर दूर से भारतीय विमानों को टारगेट कर सकती है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के बीच रक्षा को लेकर काफ़ी अहम करार भी हुआ। तो आखिरकार इस तेजी से बदलते घटनाक्रम में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर दीपक वोरा साहब, जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुई US से जुड़ी रणनीतियों पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और काफ़ी बेबाकी से अपनी राय यहाँ पर रखते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हैं। रॉ के पूर्व ऑफिसर कर्नल RSN सिंह साहब हैं। स्ट्रेटजिक अफेयर्स एनालिस्ट शुभंकर मिश्रा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हैं। नरेश कौशिक साहब पूरे जियो पॉलिटिक्स पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं और काफ़ी लंबे समय से इसको करीब से इन्होंने देखा है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा एम्बेसडर वोरा साहब आपसे। आपकी बिल्कुल बुलंद आवाज़ सुने बहुत दिन हो गया था, तो मैंने बहाना ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा मौका लगे जो आपकी राय मैं जानूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मौका मिला। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। और आज मौका मिला और मौका ये था कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का एक लेटर सामने आया जिसमें साफ तौर से कहा गया कि वो पाकिस्तान को एक ख़ास मिसाइल की सप्लाई करेगा और हालांकि कई देशों को भी करेगा, लेकिन पाकिस्तान भी उसमें है। तो सवाल अब यहाँ से उठने लगा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से US के गोद में जा बैठा है, उसका एक अगला चरण यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब आर्म्स के अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को US करेगा। ये सारे डेवलपमेंट भारत के लिए कितनी टेंशन की बात है? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है। जनरल साहब हैं, कर्नल साहब हैं, बाकी हमारे जर्नलिस्ट हैं, सब लोग बहुत ज्ञानी हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। पहली चीज है ये रेथियन मिसाइल दे रहा है, आपने खुद ही बताया 100 किलोमीटर की रेंज है। क्या बकवास कर रहे हैं, कहां पे रखेगा उसको? अच्छा, मैंने सुना है कि मुल्ला मुनीर जो क्या नाम है उसका, पिंजड़े वाली मुनरिया उनका कोई है ना, फूल मार्शल, वो अपने घर में बैठ के जैसे हम कागज के जहाज बनाते थे वैसे फेंकेगा और उसके साथ वो मिसाइल भारत में आ जाएगी। व्हाट टोटल नॉनसेंस। सर मेरी बात मानिएगा, इसको ये लगाएगा कहाँ पे? जो चाइना के वो क्या है वो जनरल साहब को मान JF-17 या ऐसा कुछ कहते हैं, अमेरिका हाथ नहीं लगाने देगा मिसाइल्स को कि अगर तुम वहां पे उठा के, वो चाइना जाके सारा कुछ उसको रिवर्स इंजीनियर करेगा, नो क्वेश्चन। और जो F-16 है उसके बाद बहुत पुराने F-16, आई डोंट इवन नो कि वो स्वीकार करेंगे इस हथियार को या नहीं, क्योंकि F-16 में भी उसने कुछ चाइनीज मिसाइल्स लगा रखी है। सर ये हवा की बातें हैं। I don't think this is going to happen. ये डिप्लोमेटिक फेलियर भारत का नहीं है। ये ट्रम्प साहब 2 दिन में, बाय द वे आज क्या 8 तारीख है ना सर अक्टूबर की, 10 तारीख को तो नोबेल कमेटी अपना पीस प्राइज अवार्ड करने वाली है। हमेशा करते हैं सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर। तो अभी अनाउंस करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मिल गया बल्ले बल्ले, नहीं मिला बल्ले बल्ले, फिर देखते हैं मुनीर को मिल जाएगा, शायद बदमाश शरीफ को मिल जाएगा। दिस इज अ बिट ऑफ अ जोक जो हम लोग देखते हैं कि मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, लेके करेगा क्या? पैसे कौन देगा? सऊदी अरेबिया देगा इसके पैसे। सो टेक माई वर्ड फॉर इट सर,
इतना आसान नहीं है कि वो रेथियॉन मिसाइल दे रहा है तो ओहो भारत की सुरक्षा पर बहुत गंभीर संकट है। आपने सुने हैं ना जो स्टेटमेंट्स दिए हमारे एयर चीफ ने, हमारे आर्मी चीफ ने, हमारी सीडीएस ने और हमारे रक्षा मंत्री ने कि अब संयम नहीं बरता जाएगा एंड द रोड टू कराची इज थ्रू कच्छ, ज्यादा दूर नहीं है। सर मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है इस समय ये कहती है वो करती है, जो करती है वो कहती है। हम लोगों की कोई दुगलापन नहीं है जो जिहादिस्तान में है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, दिस इज टोटल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप, प्याले के अंदर एक तूफान आया। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क सर एंड इट विल बी नो थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। तो कोई भारतीय सिक्योरिटी कोई थ्रेट यहाँ पे नहीं है। एक चीज़ मैं पूछूं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब कि जितने आसानी से एम्बेसडर वोरा साहब ने इस खतरे को नकार दिया, क्या वाकई इतना इजीली लेना चाहिए हमें? देखिए बोरा साहब एक डिप्लोमेट हैं, ये डिप्लोमेसी की बात करते हैं। मैं एक फौजी हूं, मैं हर एक चीज का बड़े संयम से क्या ख्याल करता हूं। आई टेक ऑल दिस स्टेटमेंट वेरी सीरियसली। अब इसमें बोरा साहब जो कह रहे हैं वो काफी हद तक सही हो सकता है, लेकिन एज ए मिलिट्री पर्सन मेरा मानना यह है कि आई हैव टू, मुझे इस चीज को अपनी प्लानिंग में फिगर करना है। और फिगर करने का मतलब यह है कि मैं ये मान के चलूं कि जब ये F-16 की बात हुई थी, ये कई साल पुरानी बात है, जब इन्होंने F-16 पाकिस्तान को दिए थे अमेरिका ने, उस समय उन्होंने कहा था, पूछा था भारत ने कि भैया F-16 पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं आप, तो उनका जवाब था साहब ये एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए हैं। एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए कौन सरकार, कौन फौज, कौन एयरफोर्स एंटी मिलिटेंट में F-16 इस्तेमाल करती है। सबको पता था कि F-16 भारत के बरखिलाफ के लिए दिया जा रहा है। इसका एक नमूना पेश हो गया। एक नमूना आपको याद होगा, हमारे एक पायलट थे वर्धमान साहब, अभिनंदन वर्धमान, जिनका MiG-21 ग्रास सुनने में आया है कि शायद इसी हथियार से F-16 से वो डाउन हुआ था। तो ये एक लेट अस बिलीव इट, ये हो सकता है। अब सवाल ये रहा कि इसका जवाब क्या है। देखिए सबसे बड़ी मूल बात, इसके बाद तो बाद में करेंगे, इस समय चाइना का होल्ड पाकिस्तान के ऊपर इतना जबरदस्त है। आपको शायद ये मालूम होगा कि इस समय पाकिस्तान ओज चाइना को $29 ट्रिलियन, एडीबी को $700 और $800 मिलियन, वर्ल्ड बैंक को सिमिलर अमाउंट, इतना तो उसके ऊपर कर्जा है। तो अभी चाइना का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर है, उसका इतना जबरदस्त पैसा पाकिस्तान के अंदर लगा हुआ है। मैं तो यहां तक कहूंगा जब से कॉरिडोर बना है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो बना है, उसकी वजह से मैं तो ये कहूंगा कि बलूचिस्तान एरिया इज नेली और अ पार्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ चाइना। तो चाइना के अंदर जबरदस्त कंट्रोल है। अब अमेरिका उसमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली आफ्टर संदूर, क्योंकि संदूर से उनको यह लगा कि शायद हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स है पाकिस्तान के अंदर, वो उनको ये नष्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम नष्ट करने की तकरीबन उनको एक झलक तो दिखाई दी थी। सो अब इस समय मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान एक मोहर है, एक मोहर है चाइना के हाथ में, एक मोहर है अमेरिका के हाथ में। अब इस मोहर को किस तरीके से मोड़ते हैं ये समय बताएगा। मैं ये मानना नहीं चाहता कि चाइना इसको इस तरीके से लेगा। वोरा साहब ने सही कहा कि जो F-17 एयरक्राफ्ट चाइना ने इनको दिए, क्या ये मिसाइल उस पर माउंट करेंगे? एक एंड यूजर सर्टिफिकेट होता है, अमेरिका वो एंड यूजर सर्टिफिकेट मांगेगा कि इस मिसाइल को आप कैसे और कहां और किस वजह से इस्तेमाल करेंगे। आपने कल की न्यूज में सुना होगा कि जब उन्होंने कहा मैं यूक्रेन को एक टोमाहॉक मिसाइल दूंगा, तो उन्होंने अमेरिका ने कहा कि मुझसे पहले पूछना पड़ेगा कि कहां मारोगे, क्या करोगे, इसके मुझे यूज बताइए। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एज ए मिलिट्री प्लानर मैं इसको अपने प्लानिंग में अवश्य लगाऊंगा। अब जहां तक कि हमारा सवाल है, हमारी आत्मनिर्भरता फौज इस समय काफी आगे बढ़ चुकी है। आपको मालूम है कि 2014 में वी वर ओनली इम्पोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग 33,000 करोड़। आज की तारीख में हम 1.5 करोड़ इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, आत्मनिर्भर की तरफ। और आपने देखा कि किस प्रकार से भागलपुर के हमने अटैक किया था, किस प्रकार से मुर्गे पे अटैक किया था। अगर हम चाहते तो पाकिस्तान की रिजर्व कोर जो भागलपुर में, उसको नष्ट कर सकते थे, पर नहीं किया। उस समय वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा नेक्स्ट लड़ाई में, वो सरकार डिसाइड करेगी।
अभी तक जो हमारा सिंदूर में ऑब्जेक्टिव था, और एक बात आपको बड़ी एकेडमिक बता दूं, देखिए किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को अंडरटेक करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा एम क्या है। हमारा एम ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो, जिसको हम मुकम्मल कर सकें, और उसका कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम होना चाहिए, 10 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 6 दिन। तो जब तक कि ये बात क्लियर नहीं होगी तब तक हमारी रणनीति नहीं बन सकती। तो पिछली दफा हमने ये कहा था, हमारी रणनीति ये थी कि हमारा लिमिटेड एम है टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना। अब इस समय एम क्या होता है वो सरकार बताएगी, उस प्रकार से इसकी प्लानिंग होगी। और प्लानिंग में आपने एक वोरा साहब ने भी कहा, हमारे सीडीएस ने एक स्टेटमेंट दिया था सिंगापुर में, और कई एक जगह और अहदेदारों ने भी दिया था कि जो छोटी मोटी खामियां, शॉर्टकमिंग्स जो हमें सिंदूर में नजर आई, उस पर हम ध्यान कर रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। और आज जब हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि भूगोल बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे, तो उन्होंने कुछ सोच विचार करके किया होगा। उसी चीज को हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी दोहराया अभी कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी विल बी चेंज। तो इसका अगर एम इस प्रकार से भारत बनाती है तो डेफिनेटली वी हैव टू प्लान फॉर इट। लेकिन एक बात आपने एयर चीफ की सुनी हुई, बड़ी जरूरी बात एयर चीफ ने कही कि हर एक चीज, हर एक ऑपरेशन की कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, यू कैनॉट हैव अ वॉर विदाउट एनी टाइम फ्रेम। तो जिस प्रकार से यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, उसको कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है। 3 साल हो चुके, जो अब यहाँ लड़ाई देख रहे हैं यहाँ गाजा और इजराइल में, वो 2 साल हो चुके, कोई उसका अंत भी नहीं है। तो वी हैव टू मेक अ प्लान जिसका अंत हो 1 हफ्ता, 10 दिन, 4 दिन। और अगर जितना लंबा युद्ध चलाएंगे आप, हमारा एम उस पर डिपेंड करेगा। और अगर जितना लंबा चलेगा उतना भारत का भी तो नुकसान होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे आराम से, कुछ नहीं होगा। आपने पहले भी तो देखा सिंदूर में कितनी कोशिश होती है वहां से हमारे पर हमला करने की। सो वी हैव टू कंसीडर मेनी फैक्टर्स। जनरल प्रसाद साहब, समय नहीं होता बताने का, लेकिन हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए वी हैव टू मेक एन ऑपरेशनल प्लान कीपिंग दिस इन माइंड। बिल्कुल जनरल शंकर प्रसाद साहब, आपने 3 बातें कही जो तीनों काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने और आपसे पहले एम्बेसडर वोरा साहब ने, इन तीनों को मैं अलग अलग तरीके से आप लोग बाकी मेहमानों के पास सवाल लेकर के आऊँगा। पहला कि पाकिस्तान चीन और यूएस के बीच में एक तरह से फंसा हुआ है। चीन नहीं चाहेगा कि हमारे हथियारों में उसका इस्तेमाल करे, यूएस भी नज़र रखेगा कि चीन वाले हथियारों में हमारे इसका इस्तेमाल ना करें। तो इसको कैसे देखा जाए? क्या ये पाकिस्तान की कमजोरी है या फिर पाकिस्तान अब बिल्कुल पाला अपना बदलने वाला है? बाकी 2 मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर लेकर के मैं आऊँगा। हमारे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी हैं कर्नल आरएसएन सिंह साहब। आरएसएन सिंह साहब, ये चीन बनाम यूएस पाकिस्तान के लिए ये दुविधा है या फिर उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं? नहीं, अभी एक हाथ में आधा लड्डू है और एक हाथ से वो आधा लड्डू भी एक लड्डू चला गया है। देखिए, ऐसा है कि ये अभी जो हुआ, ये एम आराम जो मिसाइल्स जो है, आप लोग को बता दें कि ये इतनी बड़ी एयर टू एयर मिसाइल्स का डील दुनिया में पहली बार कभी नहीं हुआ है। $41.6 बिलियन। अब मैं ये सोचने पे मजबूर हूं कि अभी पाकिस्तान के पास कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अभी कुछ उसके बारे में कहा नहीं गया है। लेकिन बाकी जितने नाटो कंट्रीज हैं और ये कंट्रीज हैं, उनको ये दिया जा रहा है। लेकिन इतना एम्फेसिस एयर टू एयर, अपग्रेडेड एयर टू एयर मिसाइल्स पे क्यों? तो वहां पे मुझे कुछ लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर और जो वॉर हुआ है, जो चल रहा है यूक्रेन में, वहां से इनको कुछ मतलब बेचैनी सी हुई है कि भाई इसमें जो जिस तरह का जो फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हमने देखा, तो उसके कारण इस तरह का लोग खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको केवल स्ट्रैटेजिक उसमें मत देखिए। अमेरिकन कंपनीज जो है, रेदॉन है जो बनाती है ये, वो कहीं भी बेचेगी साहब। दे विल सेल इट टू एनीबॉडी, लेट मी टेल यू। और पाकिस्तान के पास जो 66 F-16 A और B है और 19 C और D है, उनका ओवर ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स का जो अपग्रेडेशन है, वो बहुत दिनों से ड्यू है। लेकिन अभी भी नहीं मालूम है कि वो कितनी मात्रा में आएगा भी कि नहीं। लेकिन ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अमेरिका की तरफ ये झुकाव है, बिल्कुल झुकाव क्यों है, इसका भी कुछ विश्लेषण कर लीजिए। झुकाव सिर्फ है क्रिटिकल मिनरल्स।
कोई देश का प्रधानमंत्री यूं, वो हमारे जब ग्रैंडफादर जिंदा थे तो वो एक इत्र वाला आता था बेचने, तो वो सैंपलिंग करते थे इत्र का, तो उसी तरीके से ये लेके गया था ट्रंप के पास में। तो अब पहली शिप तो चली गई है, शिप लोड यहां से, और उन्होंने, आपको मैं बता दूं कि एकदम डिफंक्ट लाइन को उन्होंने फिर से किसी तरह से चालू किया, रिकॉर्डिक माइंड से लेके, और उसको लेके गया हुआ है। तो आज का जो अब कौन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान इज वेरी रिच इन कॉपर रिजर्व्स। अभी वहां से प्रोसोडियम एंड नियोडियम, ये दो और भी कुछ, और कोबाल्ट, निकल, ये सब का भी वहां से गया है, शिपमेंट गया है। पूरे ऑपरेशन सिंदूर को आप देखें तो वो दैट वाज रेयर अर्थ बेस्ड, जो आपके मॉडर्न इक्विपमेंट है, और चाइना का उस पे आपको मालूम है उसके प्रोडक्शन में 90% मोनोपोली है। इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर अमेरिका। तो एक विकल्प है, एक बहुत बड़ा विकल्प है उनके लिए, और वो है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान को ठुकवाया गया 11 ठिकानों पे, मुनीर को घुटनों पे लाया गया। इट वाज मुनीर हु इज टू उसके, मैं इतिहास में थोड़ा नहीं जाऊंगा क्योंकि लंबा समय चला जाएगा किससे किससे वो मिले, लेकिन आपको मालूम है कि ये कौन मिनरल, वो माइनिंग कौन कर रहा है, ये पूरी सप्लाई कौन रहा है? फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जो पाकिस्तान मिलिट्री का इंजीनियरिंग ब्रांच है, वो कर रहा है। दैट इज वाई ट्रंप वॉज कॉल्ड फॉर ए लंच मीटिंग। दैट इज वाई ही वॉज एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। ठीक है, तो अब जब ये हो रहा है तो आप और इसकी घटनाक्रम देखें। घटनाक्रम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जस्ट जून में तीनों ने मिलके, वांगाई और ये आपका पाक का इसाक डर और ये सब मिलके इन्होंने एक घोषणा की कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको हम एक ट्राइलैटरल, वो एक उसका रूप देंगे और ये अफगानिस्तान एक्सटेंड करेंगे। तो अमेरिकन ने कहा कि हम बागाराम में बेस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज तो जरूर है कि चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए पाकिस्तान के रिसोर्सेस को अमेरिका टैप कर रहा है, और ये बलूचिस्तान में अगर ये रेकोर्डिक माइंस हैं तो व्हाट हैपेंस टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? और मैं आपको बता दूं, मैं वेस्टर्न मीडिया और कई जगह पे इसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट, सॉरी मैनहट्टन नहीं, वो मार्शल प्लान से उसको कंपेयर किया जाता, कर रहे थे इसको, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। अब आप पूछेंगे कि पहले क्यों नहीं कार्रवाई की इस तरह की, क्या हो गया अमेरिका को? तो हुआ क्या है सर कि एक तो रेयर अर्थ का आपको मालूम है, जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो किस तरीके से रेयर अर्थ पे ये है। ये ड्रोन व्रोन एक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। व्हाट हैज मेड द डिफरेंस? सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है सर, ये जो आपके अमराम मिसाइल्स भी है, ये भी दे विल बी गाइडेड बाय उन्हीं के सैटेलाइट्स। ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता दूं, अमेरिकन सैटेलाइट्स से। तो क्या बदला है इसमें? जी 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 जी, अपनी बात पूरी करिए पहले। हाँ, मैं कहता हूँ जो आपने बताया क्रिटिकल मिनरल वाली बात में, तो वॉशिंगटन पोस्ट की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने भी अभी अनऑफिशियल सोर्स के हवाले से खबर लिखी है, 2 दिन पहले ये खबर है कि यहाँ से क्रिटिकल मिनरल की शिपमेंट यूएस जा चुकी है। डील तो हुई, एक शिपमेंट जा भी चुकी है, जिस पर वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने जवाब मांगा भी है पाकिस्तान की सरकार से। तो जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मैं एक लाइन और आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं कि म्यांमार में क्या हो रहा है। म्यांमार में 58% जो चाइना का, 58% जो चाइना का रेयर अर्थ का माइनिंग जो है, वो मिनरल्स, वो म्यांमार से आता है, कचिन एरिया से सर। इसीलिए आप देख रहे होंगे वहां की अमेरिकन भी इतना एक्टिव है,
वो लोग जो कचिन्स हैं, दे आर बेसिकली क्रिश्चियंस, दे आर अलाइंड टू अमेरिका। उनकी एक ग्रुप जो है वो बहुत वो अलाइंड है। हम भी कहीं पे सुना है मैंने कि हम भी कुछ कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और जो आपने देखा ये मिजोरम तक जो हम ट्रेन ले गए हैं, एक तो वो कालादान प्रोजेक्ट के लिए ले गए हैं, दूसरा ये इसके लिए भी है जो जो मैंने बताया कचिन एरिया में जो रेयर अर्थ है। हो सकता है उनके साथ हमारी बातचीत होनी भी चाहिए, हो रही होगी। लेकिन आपको मैं बता तो दूं आपका कि कुल मिला ये के सब कर्नल RSN सिंह साहब, ये आपका कहना है कि ये मिलिट्री रिलेशन कम है, ये दरअसल क्रिटिकल मिनरल की लड़ाई ज़्यादा है और इन सारी चीज़ों की जड़ में है। बेच दिया साहब, बेच दिया पाकिस्तान को। दिस जनरल आसिम मुनीर, और लेट मी टेल यू, ये पहले से ही बिका हुआ है। ये इसने पाकिस्तान को बेच दिया, मैं आपको इतना कह रहा हूं। बिल्कुल। बाकी मैं अब ऐसा करता हूं, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया है। नरेश कौशिक साहब, आप सुन रहे होंगे RSN सिंह साहब की बातों को, इनके लॉजिक को कैसे आप देख रहे हैं? कई जगह से छन छन के फैक्ट्स भी आ रहे हैं इसको सपोर्ट करने वाले। देखिए, सिंह साहब ने बहुत जरूरी सवाल उठाया और मैं भी इसी तरफ आना चाहता हूं। दरअसल ये जो हो रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के नजदीक आ रहा है, उसके पीछे सीधे सीधे एक ट्रांजैक्शन है और ये ट्रांजैक्शन ये कई महीने से चल रहा है। इसके लिए पाकिस्तान काफी समय से कोशिश कर रहा था। जब ट्रंप सत्ता में आने वाले थे तभी से पाकिस्तान ने वो कोशिश शुरू कर दी थी कि किस तरह से ट्रंप का जो इनर सर्कल है उसमें घुसा जाए। जब भारत ने हमने सोचा था कि हमारी तो के संबंध तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, मोदी ट्रंप की दोस्ती है और अमेरिका को भारत की जरूरत है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये भारत की गलती थी। हमें भी ट्रंप के जो इनर सर्कल है उसमें घुसने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान ने की। और उसके बाद जो हुआ है आपके सामने है। पहले तो उन्होंने जैरेड कुशनर, जो कि उनके सन इन लॉ हैं ट्रंप के, और उनके स्टीव विटकॉफ, जो कि ट्रंप के बहुत पुराने दोस्त हैं, इन दोनों ने एक कंपनी खड़ी की जिसमें पाकिस्तान के साथ वो क्रिप्टो करेंसी वाला डील किया। उसके बाद में असीम मुनीर जो हैं, ये माना जाता है, ये अमेरिका तो पाकिस्तान को बहुत समय से जानता है, उसको मालूम है कि वहां पर जो असल में जो सरकार है, असल में जो नेता है, वो तो पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष है वही होता है। तो ट्रंप ने ये बात समझ ली और ट्रंप ने उनको वहां पर बुलाया। और इसके पहले आपको याद होगा कि जो सेंटकॉम के जो चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ की थी कि पाकिस्तान तो जो है टेररिस्ट को पकड़ने में बहुत मदद कर रहा है, जिसमें भारत को अचंभा हुआ था। लेकिन मुझे अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये करता रहा है कि जब उस पर कुछ मुसीबत आती है तो वो कुछ मिलिटेंट्स को अमेरिका के हवाले कर देता है। तो यानी वो जो अपना, जिसको भारत इतने समय से कहता रहा है कि जो टेरर उसकी एक विदेश नीति का एक हिस्सा है, उसका वो बड़े बखूबी इस्तेमाल करता रहा है और उसने इस सिलसिले में भी किया। तो इसके बाद जो है आप ये देखिए, वहां पर जो दूसरी जो मीटिंग हुई है, जो कि 3 महीने में पहली बार ये ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहा है, और वो भी इस तरह से मिल रहा है। और इस बार तो वो एक बक्सा लेकर गए थे जिसमें वो मिनरल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दिखाने गए थे कि देखिए हमारे पास ये भी है। लेकिन जो बात उस समय नहीं हुई थी, जो अब सामने आ रही है, आप देखिए, जब पहली जो मीटिंग हुई थी ट्रंप की, उसकी वो ईरान पर अमेरिका का जो हमला हुआ था इजराइल के पक्ष में, उससे 2-3 दिन पहले हुई थी। अब ये जो मीटिंग हुई है, इसमें आपने देखिए ये इसके जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बाद जो पैक्ट हुआ है उसके कुछ दिन बाद हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी अमेरिका का आशीर्वाद पाकिस्तान को और सऊदी अरब को प्राप्त है। तो अब जो ये हुआ है, जो मिसाइल देने की जो बात हुई है, इसका भी मुझे लगता है कि देखिए, ट्रंप तो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है, उनको ट्रांजैक्शन चाहिए। तो पाकिस्तान क्या दे रहा, मिनरल से खाली काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान को कुछ और देना होगा। तो और क्या उसने दिया, उसने कहा है कि हम जो है
बलूचिस्तान में, जहां पर जो ऑलरेडी जिनका एक चीन का एक वहां पर अड्डा बन रहा है, वहां पर हम आपको एक अड्डा बनाने की अनुमति देंगे। यानी एक पसनी नाम का एक पोर्ट वहां डेवलप होगा बलूचिस्तान में, यानी जो चीन का जो प्रोजेक्ट है उससे कुछ ही मील दूर पड़ता है। तो आप ये देखिए इसका कितना बड़ा फायदा अमेरिका को होगा। एक तो ईरान के नजदीक है वो पोर्ट, ईरान को वो नुकसान पहुंचा सकता है। जो अरब सागर और हिंद महासागर दोनों के वो नजदीक है, तो भारत को उससे मुश्किलें बढ़ेगी। इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जिनकी तरफ अमेरिका काफी समय से कोशिश कर रहा है आगे आने की, वो उसके नजदीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि रूस पर उसकी निर्भरता इसके बाद कम होगी। तो अमेरिका ने एक तरह से ये इनके जो सेना अध्यक्ष हैं उनके इस प्रस्ताव को बहुत ही बखूबी स्वीकार कर लिया कि आप हमें अड्डा बनाने दीजिए और आपको हम ये मिसाइल देते हैं, और मिसाइल ही नहीं, वो F-16 पर ही लग सकते हैं, और F-16 का अपग्रेड भी होने वाला है, ये भी आप मान लीजिए। अब देखिए चीन कहाँ जाता है। चीन जो है इसको बहुत नजदीक से देख रहा है। पाकिस्तान चीन को यह कहेगा कि देखिए हम तो आपके चीन के साथ रिश्ते अच्छे सुधारने के लिए कोशिश करेंगे, और हम तो उनको इसमें सैनिक अड्डा नहीं बनाने दे रहे। हालांकि ये इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि अमेरिका अंत में तो वहां एक सैनिक अड्डा ही चाहेगा। तो ये दरअसल बहुत ये चीन को भी एक तरह से कमजोर करने की कोशिश है, जिसकी तरफ चीन बहुत नजदीकी से देख रहा होगा, और भारत पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। और इसके अलावा जो अमेरिका में जो हो रहा है उस सब के तो हित में ये पाकिस्तान का, मैं तो समझता हूं कि ये एक ऐसा उसने मास्टर स्ट्रोक जैसा फेंका है एक ट्रांजैक्शनल अमेरिकी प्रेसिडेंट पर, जिसके भारत के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इस परिणाम में जो आप भारत के गंभीर परिणाम की बात करते हैं, इस पे मैं आऊँगा कि इससे कैसे निपटा जाए। लेकिन इन सब में एक चीज़ जो शुभांकर, आपको क्या लगता है कि चीन को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही हुई? समझ तो खूब रहा होगा कि जिस पर अब तक हम कब्जा जमा बैठे थे, एक तरीके से हम यहाँ इतने सारे निवेश किए, और अब पाकिस्तान यहाँ पे घुसे चला आ रहा है, वो शांत बैठेगा वो? लक्ष्मण, आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान में चाइना और यूएस दोनों की इंटरफेरेंस आज से नहीं, सदियों से चली आ रही है। जब से पाकिस्तान बना है, सदियों से कहने का मतलब मेरा क्षपक के रूप में प्लीज लीजिएगा, 1947 से ही ये दोनों शक्तियां वहां पे अपना कब्जा करने और अपना एक के बाद एक कौन किसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा उसके चक्कर में वहां पे लगे हुए हैं और पड़े हुए हैं। आपने कहावत सुनी होगी लक्ष्मण जी, चोर चोर मौसेरे भाई, कभी साधु साधु मौसेरे भाई नहीं सुना होगा। और दूसरी आपको एक और बात बताऊं कि ये पूरी लड़ाई जो पाकिस्तान में हो रही है, चाइना और यूएस का जो प्रयास है, जैसा अभी हमारे सारे पैनलिस्ट ने आपको बार बार बताया, ये किसी का किसी की तरफ कोई प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धंधा है। जिस तरीके से कर्नल आरसीएन सिंह साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अभी के जो वहां के हुक्मरान है, उन्होंने पाकिस्तान को जो भी बचा खुचा हुआ था वो पूरा बेच दिया है। पूरी लड़ाई जो आप अगर थोड़ा सा कैनवस पीछे की तरफ जाते हुए बड़ा करके देखेंगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि थोड़े दिनों पहले सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई। ये दोनों देश अमेरिका के पिछलग्गू और पिट्ठू हैं। उसके पहले आप देखेंगे कि ईरान के साथ अभी भी एक अनफिनिश्ड एजेंडा यूएस का बाकी है। यूएस कभी भी ईरान के ऊपर से प्रेशर नहीं हटाएगा। उससे थोड़ा आप और पीछे चले तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जब भी कौशिक साहब ने बात की पासनी पोर्ट की, तो अगले आप ये मान के चले कि 400 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 अलग अलग बंदरगाह है। एक भारत और ईरान का है, एक पाकिस्तान और चीन का है, और तीसरा आप पाकिस्तान और यूएस के होने की बात हो रही है। इसी के साथ आप अगर देखें तो अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान की जो बाकी संगठन थे उसको अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का मकसद ये है कि उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सके। और सैन्य कार्रवाई क्यों की जाए? क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोकल लोग हैं वो वहां से इन मिनरल्स को निकालने का विरोध कर रहे हैं। तो पूरी जो, और एक और चीज जो ध्यान से उतर रही थी, मुझे अभी याद आ गई कि जिस तरीके से एक समझौता और पाकिस्तान और यूएस के बीच में हुआ, वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर था। और ये क्रिप्टो करेंसी ट्रंप साहब के परिवार की तरफ से है। तो मिला जुला के कहानी ये है कि ट्रंप साहब इसमें बड़े सज्जन हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, और छोटे व्यापारी हैं जो पाकिस्तान।
पाकिस्तान के साथ मजबूरी ये है कि पाकिस्तान के पास जो प्राकृतिक संपदा है, उस संपदा का इस्तेमाल करना उसके बस के बाहर है, तो उसको तो बेचना ही है। अब वो चाइना को बेचे या पाकिस्तान यूएस को बेचे, जो चीजें चाइना में खुद उपलब्ध है वो चाइना पाकिस्तान से नहीं खरीदेगा, इसलिए रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान ऑफर कर रहा है यूएस को। पाकिस्तान की जो मिलिट्री इन्वेंट्री है वो प्राइमरली यूएस और चाइना ओरिजिन की है, और पहले काफी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि चाइनीज ओरिजिन के जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उस पे जो भी एक्सेसरीज है वो यूएस की नहीं फिट हो सकती, और वाइस वर्सा यूएस ओरिजिन की चीजों पे चाइना की चीजें फिट नहीं हो सकती। तो अमेरिका का जो भी अभी आपको प्रभाव वहां दिख रहा है, इससे भारत को चिंता करने की जरूरत मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं है। हमें दुश्मन के ऊपर हमेशा निगाह रखनी चाहिए और उसकी हर हरकत का पहले से अंदाजा लगा ले, और जो सामने दिख रहा है उसका तो करना ही चाहिए। अब जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, उन मिसाइल्स का रेंज 150 मीटर के आसपास है, और ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी हम आईएम की ये जो मिसाइल जो है एक शुभांकर, एक मिसाइल डील जो है एक ट्रिगर कह लें या फिर एक उदाहरण है, लेकिन जिस तरीके से नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं दिनों दिन, तो हम लोगों को नज़र तो रखनी पड़ेगी, जैसा कि आपने कहा भी। और नज़र रख करके जो अभी नरेश कौशिक साहब कह भी रहे थे कि भारत के लिए ये चिंता की बात यहाँ पर है, तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे माहौल में जहाँ पे ट्रंप की जो रणनीति है, ट्रंप का जो बड़बोलापन है, जो काम करने का तरीका वो बिल्कुल साफ तौर से दिख रहा है, जो परंपरागत तरीका था डिप्लोमेसी का उससे अलग हट करके वो काम कर रहे हैं, तो जनरल शंकर प्रसाद साहब, करना क्या चाहिए? भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए ऐसे में? भारत की रणनीति बिल्कुल क्लियर है और साफ है मुझे, कि पहली बात तो चाइना पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली मिला हुआ है, और मैंने जैसे पहली दफा कहा था कि पाकिस्तान के हाथ में 2 लड्डू नहीं बल्कि अब लड्डू 0 हो चुके हैं। चाइना इनका ऐसा गला घोटेगा कि अब कुछ समझ में नहीं आएगा पाकिस्तान को कि क्या करना है। बहरहाल आपका सवाल जो डायरेक्ट है कि भारत को क्या रणनीति बनानी है। भारत को रणनीति ये बनानी है कि अगर हमें दोबारा हमला करना पड़ा तो क्या हम कितना आगे इसको ले जाएंगे। आप ये देख रहे हैं कि भारत अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हमारे पास S-400 है और S-400 की भी हमने तैयारी करनी शुरू कर दी है। आज ही मैं देख रहा था कि और हमने इसके बारे में ध्यान दिया है कि किसी प्रकार से हमारा एयर डिफेंस और पुख्ता हो जाए। तो हमें इस चीज की तैयारी करनी है। अगर हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन अगर हुआ तो जरूर इसका ज्योग्राफी और भूगोल बदलेगा। हमारे पास कैपेबिलिटी है, चाहे अपना मिसाइल इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए या कुछ लगा ले। हमें कर्नल आसन से कि हमारा मिलिट्री प्लान होगा क्या, और हमारे प्लान को तैयार, हमारा मिलिट्री प्लान क्या होगा, इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। तैयारी हो रही है आत्मनिर्भरता की तरफ, आपने कहा भी। और आज भी जब एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा था तो वहाँ पे कई सारे ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो बिल्कुल मेक इन इंडिया था। आत्मनिर्भरता का एक प्रदर्शन भी यहाँ पे किया गया। कर्नल RSN सिंह साहब, आपको क्या लगता है, मिलिट्री तैयारी की तो बात इन्होंने की, लेकिन अगर डिप्लोमेसी के स्तर पर कहें तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? नहीं, हमारी रणनीति जो अभी है वो बिल्कुल अच्छी है, पर्याप्त है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमने जो भी 2008 के बाद कोई $20 बिलियन का हमने हथियार खरीदा, मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदा अमेरिका से, तो उसमें आप देखिएगा कि हमने ज्यादातर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे और हेलीकॉप्टर्स खरीदे। हमने कभी भी उनके फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हमने कभी भी बिड नहीं किया, और इसका यही कारण है कि हम जानते हैं कि अमेरिका पे निर्भर नहीं किया जा सकता है। तो आपके देश के जो लीडरशिप है उसको उनकी प्रशंसा आपको करनी पड़ेगी, और उनकी सोच और समझ और उनकी वो जो फोरसाइट है, दूरदर्शिता है, उसको सराहना होगा। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि देखिए, जियोपॉलिटिक्स चेंज कर रहा है। मैंने कहा कि जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो कोल के ऊपर में हुआ था, दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ वो ऑयल पर हुआ था, और तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
या रेवोल्यूशन इन, यू कैन ऑल्सो कॉल इट रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर जो है वो रेयर अर्थ पे है। तो ये रेयर अर्थ का जमाना आ गया है और हमारी सरकार भी बहुत इसको सीरियसली ले रही है, कई बड़े कदम उठाए हैं उन्होंने। तो ये अभी मैंने कहा ऑपरेशन सिंदूर क्या था सर? सैटेलाइट्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितनी चीजें थी वो सब के सब वो मैग्नेट्स पे, वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स पे डिपेंडेंट। यहां तक कि आपकी जो गाड़ी है, जो आपका पावर विंडोज है, पावर स्टीयरिंग है, और बाकी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आप छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो पूरा मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट है, वो सारा का सारा उस पर डिपेंड करता है। तो हम इसको मद्देनजर देखें। और दूसरी चीज कि जियो पॉलिटिक्स बदल गिर रहा है। आप गाजा को ले लें और ईरान को, ये दो चीजें हुई हैं। वेस्ट एशिया पहले जैसा नहीं होगा। पाकिस्तान को अमेरिकन खींच के फिर से वो सऊदी अरेबिया की तरफ ले गए हैं, क्योंकि उस पर जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का जो आर्किटेक्चर है उस रीजन का, वो अमेरिका के पास। आप ये जान लीजिए, चाहे वो दोहा में मीटिंग हो या इजराइल उसको ठोके, या वो सब बिना कोई अमेरिकन के इजाजत के नहीं होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जो लोग भी इस फील्ड में हैं विश्लेषण के, जब भी आप अमेरिका को आप जज करते हैं तो काइंडली डिवाइड द वर्ल्ड इनटू अमेरिकन कमांड्स। और वरना आप नक्शे को देखेंगे और कहेंगे ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके ऊपर कनाडा है, नीचे मेक्सिको है, एक तरफ अटलांटिक है, एक तरफ पैसिफिक है। नहीं, अगर विश्लेषण करना है तो आपने जो अब वो इन्होंने कहा अभी हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने, कि किस तरीके से वो सेंट्रल कमांड वाला जो था उसको ऐसा हीरो बनाया हुआ था पाकिस्तान में, पीछे पीछे गए थे उसके यूनाइटेड से उसके फेयरवेल के लिए। ये सब इसी, सो काइंडली आप उसको बांट के देखें। और ये भी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि चाइनीज को ये पता नहीं रहा कि क्या हो रहा है। आपको याद दिला दूं कि मुनीर इंडोनेशिया और श्रीलंका के दौरा पे जाने वाले थे। यहाँ पर बहुत चर्चा भी हुई, मुझे याद है आपने भी एक प्रोग्राम इस पे किया था कि वो किस तरह से स्पेशल एयरक्राफ्ट से जाए। चाइनीज ने बुलाया उनको, ही हैड टू कैंसिल दोज विजिट्स। और ऐसा नहीं होता है साहब कि पहले से ऐसे प्रोग्राम्स को कैंसिल और उसके बाद वहां क्या हुआ होगा हम और आप उसका हम कंजक्चर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज को नहीं मालूम है कि क्या हो क्या रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स, और एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए मैं उस तरह की बात नहीं करता हूं, वो तो है ही बदमाश, वो उस पर भरोसा, किस पे भरोसा करेंगे? अब जियो पॉलिटिक्स डिप्लोमेसी में, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी का भरोसा नहीं है। हम वही कदम उठाएंगे जो हमारे नागरिकों के हित में होगा, जो देश की सुरक्षा के हित में होगा। और इसके लिए हर देश के साथ कुछ शॉर्टकमिंग्स होते हैं और कुछ एडवांटेजेस होते हैं। हम अपने एडवांटेजेस दरअसल हर कोई, हाँ दरअसल कर्नल आसन सिंह साहब, हर कोई यही सोचता है, सिर्फ भारत ही नहीं, चाहे सिर्फ यूएस ही नहीं, चाहे पाकिस्तान ही नहीं, हर कोई अपने देश के हित को देखता है, कहाँ हम ज्यादा अपने हित को साध पाते हैं, उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाता है। एम्बेसडर वोरा साहब कट गए थे, मुझे बताया गया कि उनके आसपास की बत्ती गुल हो गई थी, पता नहीं किसी सीमा पे बैठे हैं, बॉर्डर पे या फिर घर पे हैं। एम्बेसडर वोरा साहब, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि अभी जो हालात बने हैं उसमें भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, वेट एंड वॉच करे, या फिर चीन चूंकि नाराज होगा यूएस के दखल से पाकिस्तान में, तो चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाए, या फिर कोई और भी हमारे पास रास्ता है? ऑलराइट साहब, मैं सीधा जवाब देता हूं। पाकिस्तान जितने मर्जी F-17, 18, 19, 20 जितने मर्जी खरीद ले, जितने मर्जी रेथियन, पेथियन, मीथियन खरीद ले, जब तक हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद है और कर्नल RN सिंह है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर। टेक इट फ्रॉम मी, आई मीन दिस विद टोटल सिंसियरिटी। ये देखिए जो सल्यूट कर रहे हैं हमारे एयर चीफ, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। बेसिक इशू सर, इसको याद रखिएगा कि हम लोग घबरा जाते हैं, उसने ये खरीद दिया, अरे उसको 4 पत्थर दे दिए, गुलेल दे दिया अमेरिका ने, ओहो भारत में क्या होगा। कुछ नहीं होगा सर, दम है उसमें कुछ करने के लिए।
नथिंग, जीरो, जिंच। और चीन उसके साथ नाराज क्यों हो रहा है? अभी इस समय दो देश हैं जो बलूचिस्तान में ड्रिल कर रहे हैं फॉर रेयर अर्थ। एक चाइना है और एक कनाडा, जिसकी सबसे बदमाश कंपनी है बैरिक गोल्ड। मैं अच्छी तरह से उनको जानता हूं, इंडोनेशिया में था। उनके सीए जो एमडी थे उसने खुदकुशी कर ली थी, भाग गया था। उनके चीफ जियोलॉजिस्ट ने हवाई जहाज से गिर पड़ा था क्योंकि बदमाशी कर रहे थे, लूट रहे थे लोगों को। दे वर टेलिंग लाइज। ये कनाडा हमेशा यही करता है, झूठ तो उनका संस्कार है। सो माई फीलिंग हियर इज सर कि ये जो बातें कर रहे हैं, हम तुमको ये दे देंगे वो दे देंगे, ये चीन से अब दूर हो रहा है पाकिस्तान, और चीन ठोकेगा सर। और जो शादी हुई थी चीन और पाकिस्तान की, वो उनके जो डिवोर्स है, जो उनका अलग होने का था, उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं कागज पे। चीन कभी स्वीकार नहीं करेगा कि अमेरिकी कंपनियां आए बलूचिस्तान में और चीनियों को वहां से बाहर निकल। कनाडा का फर्क नहीं पड़ता, वो तो बेकार के लोग हैं, जो अमेरिका कहेगा वही करेगा, लेकिन चीन ये स्वीकार नहीं करेगा। आप जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे कर्नल साहब, मैं समझता नहीं हूं ये शब्द का मतलब, मुझे नहीं आता है। जियो तो होता है जियोग्राफी, और पॉलिटिक्स कहां से जियोग्राफी में आता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टर्म। बहुत से लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो जियोग्राफी हमारी है कि हम इस जिहादिस्तान के साथ फंसे हुए हैं। पॉलिटिक्स हमारी ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, आज वी आर किंग्स एज फार एज हमारी जो छवि है पूरी दुनिया में बनी हुई है। तो रेथियन फेथियन जो मर्जी करे सर, इनको 100,000 10,000 जितने मर्जी मिसाइल दे दे, ये करेगा क्या उनके साथ? मेरे पर ही इस्तेमाल करेगा। सऊदी अरेबिया के साथ समझौता हो गया, मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला दूंगा क्या सऊदी के ऊपर जाके? सर बारिश होती है तो आप तो मुझे छाता दे देते हैं जब आपके स्टूडियो में आते हैं, तो वो क्या छाता देगा उससे? व्हाट इज ही गोइंग टू डू विद द न्यूक्लियर थिंग? ये कहने की बातें हैं, हमने देखी है पाकिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या करेगा उसके साथ? सऊदी अरेबिया किस पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा? और मैं एक चीज आपको और बताता हूं जनरल साहब, प्लीज बेयर मी आउट। ये कहता है ना मैं उम्मा का लीडर हूं, ये जिहादिस्तान। सर आपको इराक देश का नाम याद है? उसको ठोका था अमरीकियों ने, एक सदाम हुसैन होता था वहां पर, पाकिस्तानी फौज गई थी उसको बचाने के लिए। लिबिया को ठोका था, याद है आपको? सीरिया को ठोका था, यमन को ठोका था, पाकिस्तानी गए थे लड़ने के लिए वहां। जो उम्मा के लीडर बनते, इंशाअल्लाह हम जाएंगे। कहां जाओगे तुम बिकाऊ हो। और अमेरिका तुम्हें जो हथियार दे रहा है, अगर कोई भी देश कहेगा यार ये 10 रुपए ज्यादा ले, मेरे को हथियार दे दे, आप दे देंगे। What have they done so far? तो ये सऊदी वाडी की जो डील्स हो रही हैं, दे आर मीनिंगलेस सर। मेरी बात मान लीजिए सर, मैं 20 साल रहा हूं उस एरिया में, बड़े ध्यान से देखा। सऊदी अरेबिया का एक है सर, इस पे भी मैं आऊंगा, इस पे भी मैं आऊंगा। अभी सऊदी अरेबिया के साथ जो डील हुई है, चूंकि इस पूरे पर्सपेक्टिव को हम लोग समझना चाहते हैं, तो ये भी एक बड़ा हिस्सा है। और एक चीज़ जो RSN सिंह साहब ने कहा कि अमेरिका को समझना हो तो पूरे अमेरिकी कमांड को समझिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो दोनों सवाल लेकर के नरेश कौशिक साहब और शुभांकर मिश्रा साहब आपके पास आऊँगा, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान अपने मतलबी दोस्तों को ढूंढने में लगा है, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना सफल हो पाएगा, और भारत ऐसे में क्या रणनीति अपनाए। दरअसल ब्रेक पे जाने से हम लोग अलग अलग पहलुओं पे चर्चा किए। इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि अफ़गानिस्तान में एक एयरबेस है, जिसको हम लोग जिस एयरबेस को, जो कि बगराम एयर बेस है, मिलिट्री एयरबेस है काबुल के नज़दीक, उसको अमेरिका उसको अपने कब्जे में लेना चाहता था। उस पर बातचीत हुई, अमेरिका ने काफ़ी इस पर बयान भी दिए। उसके बाद एक मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान भी था, भारत भी था, और कई देश भी इसमें शामिल थे। उन सब ने मिल करके इसका विरोध किया है। अब इस विरोध को दो नज़रिए से देखा जा रहा है कि इस विरोध में वो देश भी शामिल हैं जिससे अमेरिका से अच्छी खासी दोस्ती है, इसमें पाकिस्तान भी है, दूसरे देश भी हैं। और दूसरा, इस विरोध का खामियाजा क्या अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते को भुगतना पड़ेगा? नरेश कौशिक साहब। ये सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने जो इसका विरोध किया है वो चाइना के दबाव में किया है। अमेरिका तो चाहता था और इस समय अमेरिका को सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन चीन को ये लगता है कि अमेरिका पर आपको हमेशा एक कटिबद्ध जो है एक सहयोगी के तौर पर आप विश्वास नहीं कर सकते। वो कमिटेड आपका पार्टनर कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को पहले भी अमेरिका ने बहुत बार इस्तेमाल किया है, ये आम तौर पर लोग जानते हैं और अमेरिका के फौजी भी जानते हैं। तो
अब इस समय जो फौजी सरकार है, मैं तो समझता हूं कि वहां सरकार हमेशा फौज की ही रही है। और इस समय अगर आप देखें कि जो शहबाज शरीफ को लेकर दरअसल आर्मी चीफ वहां गए थे, ना कि अदर वे राउंड था, क्योंकि उनको मालूम था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो शहबाज शरीफ को ही बोलना होगा। लेकिन वहां पर जो ट्रंप के साथ जो बातचीत में लीड कर रहे थे वो आर्मी चीफ थे। तो आर्मी चीफ ने को ये सब उन्होंने, क्योंकि विदेश नीति भी अब पाकिस्तान की वहां की फौज ही चलाती है, तो फौज ने यह तय किया कि इस समय हम चीन को नाराज नहीं कर सकते, अमेरिका को तो हम कोशिश कर रहे हैं अपने साथ लेने की, तो ये बगराम वाले मामले पर हमें इस समय चीन का साथ देना चाहिए, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए। एक बात। तो पाकिस्तान इतना रिस्क लेगा? जी, पाकिस्तान जो है कभी चीन के खिलाफ अभी जाने की स्थिति में वो नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता कि क्या, जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने कहा कि अब चीन का जितना कंट्रोल है पाकिस्तान पर, क्योंकि 80% जो उसका जो सैनिक साथ सामान है वो चीन से आता है। अब पिछली जो भारत के साथ जो 4 दिन की लड़ाई हुई है उसमें ना केवल लॉजिस्टिक सपोर्ट बल्कि पीछे से हर तरह का सपोर्ट चीन दे रहा था। और इस समय अमेरिका के इस सपोर्ट की वजह से थोड़ा सा वो एम्बोल्डन तो हुआ है पाकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीन को छोड़ के अमेरिका के पास चला जाए। छोड़ दे। जी जी बिल्कुल। शुभंकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है इसके पीछे अब अमेरिका का भारत पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश है कि आप, जैसे पाकिस्तान हमारे साथ आ रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए। भारत पाकिस्तान अमेरिका से भागा तो है नहीं, वो 25 साल से भारत के नजदीक आ रहा है, और वो नजदीकी जो है ट्रंप प्रशासन भी समझता है, इसीलिए पिछले दिनों में उन्होंने थोड़ी सी सफाई देने की भी कोशिश की है। तो लेकिन जो भारत की जो इस समय जो नीति है और पिछले कुछ समय से रही है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, वो मैं नहीं समझता कि भारत को छोड़नी चाहिए। दूसरी जो चीज भारत को करनी चाहिए मेरे विचार से, वो ये कि भारत के जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनके साथ जो रिश्ते पिछले कुछ सालों में जो बिगड़े हैं उनको सुधारने की और कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे समय जबकि चीन देख रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है जो चीन को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी स्थिति में चीन भारत के इस प्रयास में अड़ंगा नहीं डालेगा। इसके अलावा हमें जो करने की जरूरत है, जो मैं समझता हूं कि भारत की बहुत बड़ी एक समस्या वो है कि चीन का जो घाटा है बहुत ज्यादा भारत के खिलाफ होता जा रहा है। ये हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत है कि हम चीन पर निर्भरता कम करें। इसके लिए जो कम करें, हालांकि इस तरफ काफी कोशिश जो है बहुत जरूरी है, काफी कोशिश यहाँ पे की भी जा रही, क्योंकि शो का समय कम है, इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। शुभंकर, इन्होंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि भारत को अपने दक्षिणी पूर्व एशिया के दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को वापस से बेहतर करना चाहिए, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जो अभी भारत नहीं भी कर रहा है। लक्ष्मण, देखिए, अगर आपको ये इस चीज पर ध्यान दे कि अमेरिका आज भारत से नाराज क्यों है, वो सिर्फ इसी वजह से कि हम अमेरिकन शर्तों पर काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के इंटरेस्ट को देखते हुए काम कर रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है कि ना सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों की, बल्कि हमें अपने पूरे वैश्विक पटल पर कई नए दोस्त और कई जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ अपना संबंध और गहरा करना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी हमारा यूके के साथ चल रहा है, यूके के प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर आए हैं, स्वतंत्र भारत की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज पहले व्यापार नहीं था, वो तो कुछ और ही था, बट अभी सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल लेकर आए हैं। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाता है तो अपने आप देखेंगे कि चीजें बहुत सारी बदल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जो भी डिप्लोमेसी में ना कोई किसी का सगा होता है, ना किसी का कोई दुश्मन होता है, ये चीजें समय के साथ बदलते रहती है। जो आपने रेफरेंस दिया बगराम एयरबेस का, उसमें अगर आप देखें, पाकिस्तान भी अपना बैलेंसिंग की कार्रवाई कर रहा है चीन और यूएस के बीच में। तो ये चीजें वैसी हैं जो एक किसी पर्टिकुलर घटना या एक किसी सौदे के ऊपर हम निर्णय पे कहीं नहीं पहुंच सकते। ये बहुत सारा लंबा चेन है, सालों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। इसमें चीजें आपकी उलट पलट होती रहेंगी। मतलब
कई सारे यहाँ पे जो हमारे हालांकि मोटा मोटी मान के चले यहाँ पे एम्बेसडर वोरा साहब कि भारत की रणनीति जो है वो सही दिशा में है, उस पर हम लोग कहीं कोई खोट नहीं कर सकते। जो अभी कह भी रहे थे नरेश कौशिक साहब कि हमें जो अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको बना के रखना चाहिए, दक्षिण एशिया के देशों के साथ रिश्ते सुधारना चाहिए। और ये जो बगराम एयरबेस वाला मामला आया है, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर खुद ही वो लोग आपस में लड़े झगड़ेंगे। 100% सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो हम लोग बेवकूफ है ना सर। मुझे कितने साल हो गए कूटनीति में? 52 साल हो गए सर, 74 साल की मेरी उम्र है। जब से भारत को स्वाधीनता मिली हमने कुछ नहीं किया कि आज हमको ये करना है, वो करना है। आलोचना करना बड़ा आसान है। सच्चाई ये है कि आज भारत की विदेश सेवा सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में माना जाता है। और परसों जो नोबेल प्राइज अनाउंस होंगे, मेरे को एक मैसेज आया, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है। उसने कहा एम्बेसडर साहब भांगड़ा करने के लिए तैयार हो जाइए पीस प्राइज में। पता नहीं किसको देंगे, आई हैव नो आइडिया, लेकिन ये उसने जो मुझे लिखा है मुझे अजीब सा लग रहा है। न रियलिटी ये है कि सर हमें मालूम है हमने कितने सम्मान ये जो पीस प्राइज की घोषणा होगी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इस एम्बेसडर वोरा साहब, ये जो पीस प्राइज है, मुझे लगता है कि इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप फाइट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसकी प्रक्रिया तो काफी महीने पहले शुरू हो गई थी जब ये राष्ट्रपति बनने वाले थे। पता नहीं आप तो गाली दे रहे हैं। नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि ये तो बेकार के लोग हैं नोबेल कमेटी वाले, मुझे कभी नहीं देंगे क्योंकि ये बड़े बदमाश लोग हैं, ये हैं वो हैं। अब मुझे पता नहीं किसको देंगे सर। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? जो मैं सोच रहा हूं उसको देंगे। सॉरी, गो अहेड सर। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब जी, आपका क्या सवाल है? नहीं, आप इशारा कर रहे थे, मैंने देखा आप बोलना चाहते हैं। अभी दरअसल एम्बेसडर वोरा साहब ये कह रहे थे, क्लियर है। इस समय भारत की डिप्लोमेसी बहुत पुख्ता है। हमें पता है कि कहाँ हमारा फायदा है। आपने अभी देखा, शायद आज या कल पुतिन साहब की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, वो आने वाले हैं और उन्हें फुल सपोर्ट देने का वादा किया है। हालांकि अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि वहां से तेल ना खरीदें, वहां से कोई रिश्ते ना बढ़ें, लेकिन हमारा बड़ा मजबूत रिश्ता है। आज से नहीं, 71 की वॉर में भी दिखाया गया था। अमेरिका के ऊपर कभी आप भरोसा नहीं कर सकते। 71 में भी उसने अमेरिका के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। कर्नल आरएसएन सिंह साहब, दरअसल इशारा आप करे तो मैंने देखा, अभी बताया गया मुझे। कर्नल आरएसएन सिंह साहब, नहीं, समय कम है, मैं कह रहा था कि नहीं, साउथ एशिया के बारे में देखिए, हमारा इन देशों से कोई ये नहीं है। वहां पर रेजीम जो, अब यूनिस साहब इज नॉट परमानेंटली बांग्लादेश ना, ओली इज नॉट परमानेंटली बांग्लादेश ना, सुशीला कार्की इज नॉट परमानेंटली नेपाल ना। तो ये ठीक नहीं है ये टिप्पणी। दूसरी चीज, मुझे एक चीज बहुत खुशी हुई कि इस बार एयर चीफ और आर्मी चीफ ने कुछ स्टेटमेंट दिए। और यहाँ पर एक कमी थी कि जब वो पाकिस्तान का कासिम मुनीर कुछ भी बोलता रहता था और हमारे आर्मी चीफ्स को ये कहा जाता था कि नहीं भाई आप कोई स्टेटमेंट नहीं दिए, तो बिना सरकार के उसके तो उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। लेकिन इससे देश का हौसला काफी ज्यादा बढ़ता है और हमारे आर्मी का भी हौसला बढ़ता है। आपको रुकना पड़ेगा बीच में, चूंकि शो का समय यहीं खत्म हो रहा है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।